नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज एक खास मुद्दे के साथ इस कार्यक्रम में हम जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ इस मुद्दे का हल होगा और क्या कुछ इसका असर आने वाले समय पे होगा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अपनी आज की चर्चा शुरू करने से पहले जानते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। बार बार कश्मीर पर मुंह खाने के बाद अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भारत के खिलाफ किया निंदा प्रस्ताव पास। गृह मंत्री ने कहा, सम्मान की कीमत पर शांति नहीं। और सोनिया, राहुल और प्रियंका के रहते क्या वाकई कोई बन सकता है गैर गांधी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष? चलिए, दो खास एजेंडे जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और पहला एजेंडा ये कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है। करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और अब वही पाकिस्तान अपनी संसद में भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करता है और ये कहता है कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता है। क्या चाह रहा है पाकिस्तान? आज इस बारे में बयान भी आए, गृह मंत्री की तरफ से भी बयान दिया गया। दीपावली के दिन जो क्रॉस बॉर्डर जिस तरीके से सीज फायर वायलेशन हुआ उसको लेकर के उन्होंने बातचीत की। इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन चर्चा करें उससे पहले जरा सुनते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अकबरुद्दीन साहब का इस सब मामले पे क्या कुछ कहना है। Resolutions passed by parliaments are what one can say to be internalization processes. Therefore, why should we have any problem with any internalization process in any country? This is for that country to take a view on and to approach it in an as regards its domestic issues, as regards its domestic audience. As regards any issues relating to an international nature, we've given our views on that we do not see any option of any third party being involved in this. Therefore, as far as internationalization is concerned, we are against it. As far as internalization is concerned, this is for Pakistan to sort itself out. चलिए, तो विदेश प्रवक्ता को सुना आपने। उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा इसका तो हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन अगर इंटरनलाइजेशन किया जाता है, अगर पाकिस्तान अपने अंदर जो कुछ भी कर रहा है वो उसका अंदरूनी मामला है, वो जो कुछ करना चाहे कर सकता है। इस पर तमाम बातचीत करने के लिए हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ आरसी वाजपेयी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हमारे साथ अजीत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हमारे साथ रामाधार शर्मा जी मौजूद हैं, नेता कांग्रेस के। हमारे साथ दिलीप के सिंह मौजूद हैं, ग्रुप एडिटर जैन टीवी और वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले दिलीप जी, आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को 1 महीने से लंबा समय हो गया है। जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, हर कोशिश के बाद लगता है शायद स्थिति सामान्य होगी, लेकिन सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। अब पाकिस्तान की संसद के अंदर ये निंदा प्रस्ताव क्या संदेश दे रहा है? इसके कई पहलू हैं। सबसे पहले तो जो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया बयान, उसमें भी एक साफ बात की गई कि अगर पाकिस्तान के अंदरूनी अपने डोमेस्टिक कोई घरेलू उनके इश्यूज हैं जिसको वो एक प्रक्रिया के तहत वो अपना कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भारत को कुछ कहना नहीं है। जो दूसरी बात है वो उन्होंने कहा, मैं इसके पीछे जाता हूं जी। आप भारत में नरेंद्र मोदी के शपथ से लेके और अब तक के इतिहास को अगर देखें जी, तो उसमें जो तमाम पहल किए गए हैं कश्मीर में खास करके और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो फौजी हैं या फिर जो सीमा सुरक्षा बल हैं या अन्य सुरक्षा बल हैं जी, उनके ऊपर उनको जिस तरह की छूट दी गई है, जिस तरह से एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट पहल जिस तरह से मैं देख रहा हूं, चाहे वो कश्मीर को लेके हो, चाहे आतंकवाद को लेके हो, चाहे आतंकवादियों को की घुसपैठ को रोकने को लेके हो, इन तमाम चीजों में आप देखेंगे तो उसमें एक प्रोएक्टिवनेस है। प्रधानमंत्री का यूएन के का दौरे को देखें, फिर चीन के प्रधानमंत्री यहाँ, चीन के राष्ट्रपति यहाँ पे आए उनको देखें, या चाहे नेपाल गए, भूटान गए, तो आप देखें कि भारत अपने पक्ष को कहीं मजबूती से अपने पड़ोसियों के साथ और विश्व स्तर पे भी पहुंचा रहा है। और उसमें भारत के तरफ से जो खास करके प्रधानमंत्री के चौथे बार वो गए, प्रधानमंत्री वहां पे सियाचिन भी गए और साथ ही साथ कश्मीर पे दौरे पर भी गए।
इन तमाम चीजों में कश्मीर के साथ जो भारत को जोड़ने का एक नए तरीके से जो प्रधानमंत्री ने पहल किया है और जिस तरह से सीमा पे सुरक्षा बलों और सैनिकों को छूट मिली हुई है और जिस तरह से रिस्पॉन्ड करने की एक सोच बनी है, मुझे लगता है वो चीजें पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको ये चीजें समझ आ रहा है। उनको लगता है कि भारत के खिलाफ उनके पास जो सबसे सशक्त वेपन है, जिसके बारे में परवेज मुशर्रफ कह चुके हैं, खुला, वो कोई छुपी हुई बात किसी के लिए नहीं है। मुझे लगता है जो परवेज मुशर्रफ कह रहे थे वो भारत में सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है यहाँ पे, तो पाकिस्तान किस तरह से अंदर घुसपैठ करवाता है। तो मुझे लगता है कि एक सरकार की वजह से, प्रोएक्टिव नीति की वजह से, पाकिस्तान के अपने अंदरूनी और खास करके जो पाकिस्तान की जो अपनी अभी आंतरिक स्थिति है, इतनी वहां पे विभाजित, वहां की सियासत नहीं बल्कि मुल्क में ही विभाजन के कगार पे पहुंच चुका है एक तरह से फिर से, तो पाकिस्तान उसको रोकना चाहता है और यही वो पाकिस्तान की मजबूरी है जो पाकिस्तान की इस तरह के तमाम चीजों को आगे बढ़ा रहा। चलिए आसिफ वाजपेयी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अब जो स्थिति चल रही है, एक तरफ तो ऐसे हालात वहाँ के हैं नहीं कि एक हमसे युद्ध कर सके पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे इंटरनल हालात चल रहे हैं सब लोग वाकिफ हैं। आज भी खबर यह है कि ईरान की तरफ से भी बलूचिस्तान के एरियाज़ में करीब 6 मोर्टार जो है वो दागे गए हैं। इधर से भी जब पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। बाकी सरकार को लेकर के किस तरीके का आंदोलन चल रहा है, पूरी सेना वहाँ इंगेज जिस तरीके से है, वो सब लोग उससे वाकिफ है। ऐसे में हिंदुस्तान के साथ ये जो चीज़ें चल रही हैं और हिंदुस्तान को लेकर के और कश्मीर को लेकर के जो एग्रेसिवनेस अब पाकिस्तान की तरफ से दिखाई जा रही है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? क्या इन तमाम समस्याओं का जो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है उसका आपको लगता है कि हल यही है कि हिंदुस्तान के खिलाफ बोल के और हिंदुस्तान के साथ जंग जैसे हालात बना के, जंग तो नहीं कहेंगे, तमाम चीज़ों को, पूरे देश को एकजुट किया जाए? आप कैसे देख रहे हैं, एनालाइज कैसे कर रहे हैं स्थिति को? ये हमेशा से पाकिस्तान की नीति रही है कि जब भी उनके देश में कोई आंतरिक समस्या पैदा हो तो वो अपने भारत के बॉर्डर पर एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा करें और युद्ध भी करें। जैसे सन 65, 71 और 99 में उन्होंने जो कुछ किया ये सबको मालूम है। अभी तक हम एक तरह का रिस्पांस देते आए हैं और बड़ा मीक रिस्पांस रहा है हमारा, मतलब बहुत ही कम, हल्का। और जैसा कि भी दिलीप जी ने बताया कि अब हमें रिस्पॉन्ड करने की पूरी छूट दे दी गई है। प्रोएक्टिव कहना तो शायद इतना उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रोएक्टिव माने होते हैं कि हम पहले हमला कर दें जब हमें कोई आशंका हो कहीं से, तो वो तो अभी तक हमने नहीं किया है। हमला नहीं, मैं प्रोएक्टिव गवर्नमेंट की बात, गवर्नेंस की बात कर रहा हूं। गवर्नेंस सरकार की तरफ से पहल हो रहे हैं। करें तो सरकार ने पहल जरूर की है, बहुत बढ़िया किया है कि हमारी सेनाओं को पूरी छूट दे दी है रिस्पॉन्ड करने की। अभी तक उनको पूरी छूट नहीं थी। हर हमले के बाद हर तरह की से घटना घटती होती थी तो हमेशा उन्हें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी हर क्षेत्र में, पर अब ऐसा नहीं है, तुरंत उसका जवाब देना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रयास हमेशा से होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, जबकि ये केवल द्विपक्षीय मामला है और ये आपस में ही दोनों को हल करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो इसमें दखल नहीं देगा, जैसा कि भी आपको पता होगा उन लोगों ने इसको मना कर दिया है। अब किस कारण से कर रहे हैं? एक तो कारण उनकी आंतरिक स्थिति, चाहे राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो, सब तरफ से वो परेशान है और उनकी जो सैनिक ISI है उसकी तरफ से वो उन्हें परेशानी है। ISI जो है वही एक मुख्य प्रधान है जिसके वजह से सारी व्यवस्था यहाँ पर जो बिगड़ रही है बॉर्डर पर, या उनके हिसाब से जो जवाब दे रहे हैं, कर रहे हैं। उनका एक दूसरा कारण ये भी है कि जितने भी आतंकवादी हैं घुसपैठ करा करके उनको हमारे जम्मू कश्मीर और राजस्थान के क्षेत्र में भेजने का जो प्रयास चल रहा है हमेशा से, क्योंकि हमारे यहाँ एक अस्थिरता पैदा करना, हमारे यहाँ अशांति पैदा करना, ये उनका मुख्य लक्ष्य रहा है हमेशा से। और हर बात को नकार देना, सामने उनके घटना घटित हो रही है और फिर भी नकार देना कि ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि जब कारगिल का युद्ध हुआ सन 99 में, उस समय भी उनको कह देना कि हमारे सैनिक नहीं है, और बाद में बहुत एम्बैरेसमेंट भी हुई जब सब तरह के प्रमाण उनको दे दिए गए। तो ये तो उसकी आदत है, शायद उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसको शायद वो नहीं बदल पाएंगे। तो उस पर हमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो माने न माने, पर जो सत्य है वो पूरे समूचे विश्व के सामने है
तो दो मुद्दे जो बेसिक हैं, एक तो ये कि उनकी जो आंतरिक समस्या है लोगों का ध्यान बटाने के लिए, और दूसरा ये कि हमारे क्षेत्र में ये जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनको इस समय भेजने का आपको पता है। जी, अगले मैं पैनलिस्ट के पास जाऊँ से पहले एक सवाल और होगा। कल मैं सुन रहा था पाकिस्तान के अंदर ही एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे परवेज मुशर्रफ साहब। उनका कहना ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो उस तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं जिस तरीके से मोदी जी अग्रेसिव होकर के बातें कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि नवाज शरीफ साहब जानबूझ करके हिंदुस्तान के साथ मिल करके जानबूझ करके उधर से फायरिंग करवाई जा रही है ताकि यहाँ की जो स्थिति है वो उससे निपट नहीं पा रहे हैं, और वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिल करके उधर से जानबूझ करके कार्रवाई की जा रही है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? किस दिशा में परवेज मुशर्रफ का एनालिसिस आप देख रहे हैं? परवेज मुशर्रफ साहब की ये पहली हरकत नहीं है। पहले भी जब कारगिल हुआ तब भी वो ऐसी हरकत कर चुके हैं, और आपको पता होगा कि नवाज शरीफ को हटाने में यही एक मुखिया रहे हैं, और अपने फौज को लेकर के, ISI को लेकर के उनको हटाया था वहाँ से प्रधानमंत्री के पद से। और आज भी अब जब इनको अरेस्ट किया गया एक जुर्म में, और ये एक तरह से एक पीछे पड़ गए, मतलब बिल्कुल अलग हो गए, अलग थलग हो गए, इन पर कोई विश्वास नहीं रहा, इनको कोई उनका अधिकार नहीं रहा, तो ये फिर लाइमलाइट में आना चाहते हैं, और इनकी फिर ये मंशा है कि एक बार फिर जो फौज है वो अपना शासन वहाँ संभाले। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये उनकी राजनीतिक की परिस्थिति जो है बिगड़ी हुई है, और इसमें भी उन लोगों का हाथ है, तो पहले अपने देश को संभालें वो, इसके पहले कि हमारे यहाँ आकर के धमकी दें कि हाँ हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। और पावर तो ठीक है, उनके पास भी हमारे पास भी है, इनको भी मालूम है। भले ही हम अपनी नीति के अनुसार पहल नहीं करेंगे, हम आक्रमण नहीं करेंगे, पर हम पूरी तरह सक्षम हैं उसका जवाब देने के लिए, और शायद उनको मालूम है कि इसका क्या परिणाम होगा। उपेंद्र जी, आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति बन रही है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी पता है कि जो स्थिति है दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं, भारत ऐसी स्थिति में हमला नहीं करेगा कि युद्ध नहीं चाहेगा, क्योंकि बड़ा नुकसान पाकिस्तान के पास शायद खोने के लिए उतना ना हो, हिंदुस्तान के साथ अगर हिंदुस्तान इस तरह परमाणु युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो 50, 60 साल, 100 साल पीछे चला जाएगा। क्या इस वजह से पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है? उसे पता है कि इसका बहुत ज़्यादा कड़ा एक्शन शायद हिंदुस्तान की तरफ से नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, पाकिस्तान का जो भी संकट है उसके कारण ये हो रहा है। पाकिस्तान में जो राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है, अभी कुछ दिन पहले तक आंदोलन चल रहा था, इमरान खान चला रहे थे, एक धार्मिक नेता चला रहे थे, अब है कि मुशर्रफ साहब भी बोलने लग गए हैं। तो ये जो ट्रबल सिचुएशन है पाकिस्तान का, उसका नवाज शरीफ विरोधी लोग हैं अपने अपने तरीके से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से संसद में ला करके पूरे देश को, क्योंकि जब वहाँ विभाजन की शक्तियां मजबूत होने लगती है, अलग अलग राज्य में लोग अलापने लगते हैं, तो फिर भारत राग अलाप आ जाता है, क्योंकि भारत के नाम पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक तरह का वहाँ नवाज शरीफ जो कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत राग अलाप करके, भारत विरोधी राग अलाप करके फिर लोगों में जो विभाजित जो लोग हो रहे हैं उनको इकट्ठा करना, और अपने ऊपर जो हमले हो रहे हैं उस हमले को कमजोर करना, या उस हमले को भारत की तरफ डाइवर्ट कर देना, ये कोशिश है। तो ये तो शरीफ साहब कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ है, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, पता नहीं कोर्ट क्या उनको ये देती है, जमानत पे बाहर हुए हैं। हाँ, तो वो अभी स्वास्थ्य के कारणों से कुछ बाहर भी चले गए थे, क्या क्या उनकी अपनी निजी समस्या है। अब है कि वो सोच रहे हैं कि अगर भारत में, पाकिस्तान में सेना का शासन आ जाए तो शायद सैनिक शासन में उनको ये सबसे राहत मिले, क्योंकि सेना से अभी भी सेना के बीच में उनकी अभी भी प्रतिष्ठा है, और उनको भी ऐसा एहसास होता हुआ, एक अच्छे सेना प्रमुख रहे हैं, राष्ट्रपति जब थे तब भी सेना से उनका अच्छा संबंध था, और अभी भी अच्छे संबंध रहे होंगे। सेना में बहुत सारे जिनको इनके चेले चपाटे होंगे, तब ये चाहेंगे कि वहाँ है जो सेना अपने हाथ में ले ले। तो सेना को भड़काने के लिए भी वो इस तरह से भारत विरोधी या नवाज शरीफ विरोधी बयान दे रहे हैं, इससे कि सेना में उसके खिलाफ कुछ उबाल हो। तो ये इन लोगों की जो अपनी राजनीति है, अपना संकट है, उसको भारत विरोधी संकट के रूप में तब्दील कर रहे हैं, और अपना है जो इधर कर रहे हैं। फिर कि जो जैसा दिलीप जी ने कहा कि भारत सरकार ने जो कड़ा रुख अपनाया है उसके कारण ही बेचैनी है, तो उसको है कि इस नई परिस्थिति में कश्मीर में सॉफ्ट, कश्मीर में जिस तरह से अलगाववादियों से भी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप बंदूक छोड़ के
मेन स्ट्रीम में आए और लगातार कश्मीर के लोगों से जो सीधा संपर्क प्रधानमंत्री एक तरह से बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसका असर हो रहा है। देखिए अभी जो घुसपैठ की कोशिश हो रही जी, थी, और अभी जो फायरिंग हो रही है बहुत दिनों से, उसका एक बड़ा कारण है कि घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। चुनाव है वहां पे, कश्मीर में चुनाव है। ये जो समय होता है जब ठंडक शुरू होने लगती है तो उसके बाद मुश्किल हो जाता है घुसपैठ होना, दिसंबर जनवरी वगैरह में। तो पहले घुसपैठ कराया जाता है ताकि यहाँ जो डिसरप्टिव एक्टिविटीज है उसको बढ़ावा दिया। फिर आपने देखा होगा कि ये किस तरह से अल कायदा, तालिबान, अलग अलग जो फोर्सेज हैं, इवन आईएस नाम का जो नया फोर्स सुनने में आ रहा है, लोगों को अब पता चल रहा है, ये लोग भी भारत विरोधी लामबंदी करने में लग गए हैं। तो इन सब तत्वों को भारत में घुसाने की कोशिश की जा रही थी और उसी कारण इतनी ज्यादा फायरिंग हो रही है। भारत है जो उसको रोक रहा है, वो है जो फायरिंग करके उसके आड़ में उसको घुसाने की कोशिश कर रहा है। तो वहां भी हमें लगता है कि जो सेना सीमा पर जैसा पाकिस्तान चाहता था वो इसके मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं। जितनी संख्या में घुसपैठ करवाना चाह रहा है वो घुसपैठ नहीं हो पा रही है। उपेंद्र जी देखिए, आप चुनाव है वहां पे, भारत सरकार वहां पे बाढ़ आई, भारत सरकार, भारत के सेना ने जिस तरह से वहां काम किया, दिन रात लग के, तमाम लोगों ने टेलीविजन पे वो तस्वीरें देखी, जम्मू कश्मीर के अवाम ने सेना को जिस तरह से सराहा है, उससे भी वहां पे असहजता है पाकिस्तान के उन तबकों में, उन वर्गों में जो लगातार भारत के अंदर इस तरह के लोगों को उकसाते रहे लगातार। तो उसके बाद आप देखें कि चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उससे पहले जब तक वो घुसपैठ को नहीं फोर्स करेंगे इंडिया के अंदर, तब तक चुनाव को यहाँ पे वो किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। और एक के बाद एक चुनाव हो रहे हैं, लगातार यहाँ सरकारें चुनी जा रही है और इसके विपरीत पीओके में जो स्थिति है, वहां पे बाढ़ आई, वहां पे लोगों तक राहत नहीं पहुंचे, वहां पे लोग विद्रोह कर रहे हैं, वहां लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को यह डर है कि जिस तरह से भारत की सरकार ने प्रोएक्टिव होके लोगों को व्यवस्था में जोड़ने का काम करो, उससे भी कहीं ना कहीं, और चुनाव अगर हुआ, और आप सोचिए चुनाव हो और बीजेपी या इस तरह की कोई सरकार वहां बने जिसकी की बीजेपी की तरफ से कोशिश भी हो रही है, तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या स्थिति होगी। तो मुझे लगता है कई सारे इसके पक्ष है, इसके एक पक्ष नहीं है जो पाकिस्तान का आज छटपटाहट और उनके बीच में जो घबराहट है, उनके बीच में जो एक तरह से कहीं ना कहीं लगता है किसी भी तरह से अपने आंतरिक स्थिति को भी ठीक करने के लिए, अपने सेना और राजनीतिक जो उनके संकट है उससे भी जूझने के लिए, और साथ ही साथ भारत से निपटने के लिए, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं किसी भी तरह से, और जिस तरह से आईएसएस, अलकायदा, तमाम लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, उसमें लगता है कि चलो यही एक मौका है जिस समय आप भारत के खिलाफ खड़े होकर के और मजबूती से खड़े होकर और मजबूती से इस तरह की चीजों को आगे बढ़ा करके आप कुछ ना कुछ काम इस पे करते रह सकते हैं। अजय जी, ये तमाम बातें अभी बताई दिलीप जी ने कि एक तो विधानसभा चुनाव, बाढ़ के में जिस तरीके से सेना ने जिस तरीके से काम किया और जिस तरीके से तमाम जो ग्रुप्स हैं वो एंट्री करने की सोच रहे हैं, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कारण हो सकते हैं। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि इस पूरी चीज़ों के पीछे, और हर बार जो है, क्या आपको लगता है कि इस बार पाकिस्तान, हमेशा अब तक भारत का स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट होता था, तो क्या सॉफ्ट स्टेट की इमेज की वजह से पाकिस्तान हर बार इस तरह की हरकत करता है, या लगातार 2-3 जंगें हम लड़ चुके हैं, हर बार पाकिस्तान को शिकस्त खानी पड़ी है, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी करना, चाहे वो मुशर्रफ साहब की तरफ से हो, हाफिज सईद की तरफ से हो, या गवर्नमेंट की तरफ से भी हम जिस तरह के बयान सुन रहे हैं, वो इनकरेज करने वाले हैं कि आप स्थिति को नॉर्मल करना नहीं चाह रहे हैं। क्या रीज़न आप मान रहे हैं कि एक सॉफ्ट स्टेट की इमेज थी इस वजह से कि अब तक उस तरह का रिटेलिएशन देखने को नहीं मिला इन्हें? देखिए, कश्मीर सेंट्रल है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कश्मीर ऑक्सीजन का काम करती है, ये सबको पता है। और एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है वो तो वहाँ लोगों को मोबिलाइज करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को करना ही है। जो वहाँ की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें भी बहुत डिवीजन है, जैसा हमारे दिलीप जी ने भी कहा, ग्रुप एडिटर ने, डिवीजन है। उस डिविसिव फोर्सेस की वजह से, या इंटरनल जो कादरी साहब और इमरान साहब का जो बहुत लंबे समय तक ऑक्यूपाई जो आंदोलन चला था, संसद के ठीक सामने वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इससे भी एक मुक्ति चाहते हैं, किसी तरीके से डाइवर्सिव पॉलिटिक्स चाहते। मगर आपका जो सवाल है कि क्या इंडिया सॉफ्ट स्टेट था जिसकी वजह से अनप्रोवोक्ड फायरिंग होती रही और भारत पहले केवल थोड़ी बहुत गोलीबारी करके रुक जाता था, थम जाता था। मुश्किल ये है कि अब शायद स्थिति बदल गई है। हालांकि
दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों फायरिंग करते हैं। सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा है। इमेज भारत कभी आक्रमक नहीं रहा, इमेज हमेशा ऐसी नहीं रही कि बहुत अग्रेसिव है। देखिए हम चाहते थे विपुल, हम चाहते थे म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स इंटरनल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। हम ये चाहते थे, उनका टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उसके प्रति भारत सम्मान करता था। भारत का ये कहना था कि जो भी आपने इंटरनेशनल बाउंड्री या जो लाइन इंटरनेशनल जो भी आपने लाइन या एलओसी है उसको सम्मान कीजिए, हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सीज फायर आप कीजिए। अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई, सीज फायर लगातार होने लगा, भारत ने रिटेलिएट किया। अब जो स्थिति है वो ये है कि अब चूंकि मैच नहीं कर पा रही है पाकिस्तानी हुकूमत भारत के फायरिंग को, उनके पास गोला बारूद असलहा कम है, तो अब इसको जानबूझकर इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। लेकिन अभी रामाधार जी से भी बातचीत नहीं हुई, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे इस पूरे मसले पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान ने निंदा प्रस्ताव संसद में पारित किया, आखिर मंशा क्या है पाकिस्तान की, क्यों पाकिस्तान कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाह रहा है, इसमें क्या कुछ मायने निकल के आ रहे हैं, इसी पर तमाम पैनलिस्ट से हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ आरसी वाजपेयी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। हमारे साथ रामाधार शर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस के। अवधेश कुमार जी अब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ दिलीप के सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप एडिटर जैन टीवी, वरिष्ठ पत्रकार। रामाधार जी आपसे बातचीत नहीं, आपसे जानना चाहेंगे, लंबे समय से पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए एक समस्या बना हुआ है। जब जब स्थिति थोड़ी सामान्य होती है, कभी सीधी लड़ाई, कभी प्रॉक्सी वॉर, जिस देश का जिक्र जो है मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि प्रॉक्सी वॉर जो है, अब सीधे लड़ाई लड़ने की अगर हिम्मत नहीं तो आतंकवाद, टेररिज्म के जरिए, बाकी जो मूवमेंट हिंदुस्तान में चल रही, जो लोग नाराज हैं उनको फाइनेंस करने के जरिए, और अब जो सिचुएशन एक महीने से चल रही है जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार 10 साल की सबसे बड़ी जो फायरिंग देखने को मिल रही है, आप इन सब चीज़ों को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, प्रॉक्सी वार की शुरुआत जहां तक मुझे याद है जियाउल हक के ज़माने में शुरू हुआ था, और जियाउल हक ने ही शुरू किया था। उसके बाद से कुछ राजनीतिक दल वहां सत्ता में आए हैं, लेकिन फौज बराबर उन लोगों को कभी भी किसी राजनीतिक शक्ति को स्टेबल नहीं होने दिया पाकिस्तान में। अभी भी जब नवाज शरीफ इस बार चुन के प्रधानमंत्री बने हैं, तो मौलाना कादरी और इमरान खान को आगे कर आंदोलन खड़ा करके इनको अस्थिर कर रही है। इसलिए निंदा प्रस्ताव लाना, हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की या वहां के राजनीतिक शक्तियों की मजबूरी थी कि वो लोग निंदा प्रस्ताव लाए। हम वो निंदा प्रस्ताव का स्तर इतना छोटा है कि हम किसी हिंदुस्तानी को उस पर कमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी यूएन में नवाज शरीफ साहब गए थे, मैंने सुना वो कुछ रेफरेंडम की बात कर रहे थे। यूएन में जहां तक मुझे याद आ रहा है, बहुत पहले एक रेफरेंडम दिया था यूएन ने जम्मू कश्मीर पे। उसने कहा, रेफरेंडम पे एक कुछ डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान पहले खाली करे, तब उसके बाद रेफरेंडम या दूसरे इन सब विषयों पे कोई बात होगी। तो वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को तो खाली नहीं किए हैं अभी तक, और बात करते हैं रेफरेंडम और दूसरी चीजों की। एक और दूसरी बात, अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी यहां से बाहर जाओ, पाकिस्तान तुम खाली करो, हमारे पीओके को, हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या इंडिपेंडेंट स्टेट रहेंगे। तो इन सब मसलों से निपटने के लिए वो लोग निंदा प्रस्ताव लाए हैं। और फौज
फौज बराबर इन लोगों को पीछे से पॉलिटिकल शक्तियों को गाइड करती रही हैं। अभी देखिए, अभी जो गोलाबारी बढ़ रहा है वहां, उसका मेन कारण यह है कि सर्दियां आने वाली हैं। अब खलसी से लेके लेह के बीच में, सियाचिन के बीच में कोई पेड़ पौधा ज्यादा दिखता नहीं है। हमारी फौजें वहां तैनात हैं, सामने हम देखते रहते हैं कि इंसर्जेंसी कहीं हो रही है या नहीं हो रही है। तो जो भी वो लोग करेंगे वो खलसी से नीचे आके और इधर ये हमारा सांभा वांभा सेक्टर जो है, जहां रिहायशी इलाके हैं, उनपे वो कायरतापूर्ण गोलाबारी कर रहे हैं। और भारत की कोई सरकार आज तक ऐसी नहीं रही है जो सरकार उनके गोलाबारी का तगड़े से जवाब ना दी हो। आज भी दिया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमें लेना पड़ रहा है कमर्शियल ब्रेक। तुरंत लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ तमाम खास पैनलिस्ट मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कश्मीर और पाकिस्तान की तरफ से जो स्थिति बनी हुई है कश्मीर के अंदर, उस पर अवधेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो स्थिति लगातार हम देख रहे हैं तनावपूर्ण बनी हुई है, 1 महीने से लंबा समय हो गया, और अब पाकिस्तान ने खुद अपनी संसद के अंदर निंदा प्रस्ताव इस पर लेकर के आया कि हिंदुस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है और पाकिस्तान इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा, जिस तरीके की बयानबाजी हिंदुस्तान की ओर से हो रही है। कैसे इन तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं? सरताज अजीज ने कहा कि इस पूरे कश्मीर के मुद्दे को का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, यूएन में लेकर के जाया जाए, और लोगों से अपील की है कि वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मसले को सुलझाने में मदद करे। विपुल, पाकिस्तान की संसद ने भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पहली बार पारित नहीं किया है। अगस्त से लेकर अभी तक ये तीसरा प्रस्ताव है। 22 अगस्त को भी पारित किया था, 16 अगस्त को भी पारित किया था। वो समय था जब हमारी सेना ने कहा कि 1971 के बाद सबसे ज्यादा गोलाबारी हुई है। लेकिन पाकिस्तान की संसद एक स्वर में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दे, 2 स्वर में कर दे, उसमें हमारे लिए क्या अंतर आता है कि हम उससे छाती पीटें? देखो, पाकिस्तान जो है शांति के लिए ईमानदार प्रयासों के अलावा वो कुछ भी कर जाए हमारे लिए, भारत उसमें हमारा प्रत्युत्तर जो होगा और हमारी तैयारी भारत के अनुरूप होगी, जो भारत की छवि है दुनिया में। भारत की छवि क्या है कि एक ऐसा परिपक्व देश जिसके बारे में दुनिया मानती है कि अनावश्यक रूप से अपने पड़ोसी के शरीर में कभी कांटे नहीं चुभाता है, ये कभी भी उत्तेजना में अतिवादी कदम भारत नहीं उठाता है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को झेलते हुए भी और पाकिस्तान के नियंत्रण से निकल जाने वाले आतंकवाद सीमा पार से आते, उसको झेलते हुए भी कभी हम उनके यहां आतंकवाद का नासूर पैदा नहीं करते हैं। इसीलिए वो कुछ भी कहें, इस समय दुनिया उनको सुनने वाली नहीं। 4 बातें कही गई है। एक तो उन्होंने कहा है कि भारत जो है उल्लंघन कर रहा है, लगातार हम पर गोलाबारी कर रहा है, माने भारत को एग्रेसर साबित करने की कोशिश कि भारत हमलावर है। दूसरा, भारत वार मॉन्गरिंग कर रहा है, मतलब वो जो बयान दे रहे हैं वो युद्ध को पैदा करने वाला है। तीसरा, उसने ये कहा है कि भाई भारत जो है वो हमारे आंतरिक मामलों में भी दखल दे रहा है, माने हमारे यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चौथा, उसने कहा है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और हमारे साथ भारत न्यूक्लियर पावर की तरह ही हम उनको देखे और पेश करें। अब ये 4 बातें ऐसी हैं जिनके अलग अलग अर्थ है। अब पहली बात अगर है कि भाई भारत कर रहा है, तो ये तो कोई दुनिया इसको मानने वाले नहीं, वो चिल्लाते रहे। दूसरा ये है कि हम वार मॉन्गर हैं, इस पर उनका कुछ नहीं चलेगा। तीसरा, वो कह रहे हैं इंटरनल मामलों में दखल कर रहे हैं, तो भैया जो आपका कश्मीर है वहां विद्रोह खड़ा हो गया है, हम तो अभी भी वहां नहीं जा रहे हैं। जो आपके यहाँ बलूचिस्तान में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है और बंदूक ले लेके लोग मार रहे हैं, उसमें हमारी क्या भूमिका है? लेकिन जो मूल बात यह है, न्यूक्लियर पर बाद में आऊंगा, तो हमारे लिए, क्योंकि ये उसमें एक बात जो और कही गई है, 5 बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसमें दखल करे। असल उसका उद्देश्य यही है। पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में प्राइम मिनिस्टर का भाषण, उसके बाद जो है बाकायदा जो है
यूनाइटेड नेशन का जो कमीशन है, सैन्य कमीशन, उसमें लिखित रूप से देना, फिर राजदूत का संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलना, फिर बाजाप्ता पत्र लिखना संयुक्त राष्ट्र में। तो ये सारे जब उनके हथियार फेल कर गए, न मिला, तो लास्ट में बचा था कि अब यहां से हम एक प्रस्ताव पारित करें। तो चिंता का विषय केवल यह है कि अगर कोई देश इस ढंग से लगातार नकारे जाने के बावजूद अगर कश्मीर पर और बाकी चीजों पर ऐसा एटीट्यूड रखता है तो वो एक खतरनाक एटीट्यूड है। और उसमें न्यूक्लियर की बात बोलना, माने बार आप एक सेकंड, आप न्यूक्लियर आर्म्स का ध्वंस दिखा रहे हैं, तो ये एक उद्धत राष्ट्र की भूमिका है। ये जरूर वर्ल्ड कम्युनिटी को कॉग्निजेंस इसका लेना चाहिए। तो पाकिस्तान का ये चीजें मुझे भयभीत करती है कि बार बार होने के बाद क्यों कश्मीर पर वो डटा हुआ है। इसमें एक चीज है सिर्फ जो बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, उसमें सिर्फ एक मकसद है पाकिस्तान का। पाकिस्तान अपने आप को इंटैक्ट रखने में अभी तक विफल रहा है। पहले आप जानते हैं बांग्लादेश किस तरह से गए, और इस वक्त पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात है, फिर से पाकिस्तान विघटन के कगार पे है। और पाकिस्तान जब तक ऐसे इश्यूज को, इमोटिव इश्यूज को जब तक सामने लाके पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह का जन जो भावना है उसको उत्तेजित नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान का एक इकट्ठा रहना मुश्किल है। जो कुछ पाकिस्तान और पीओके में हो रहा है, पाकिस्तान का मकसद कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करना नहीं है। मुझे पाकिस्तान का मकसद है कि पाकिस्तान इकट्ठा रहे, पाकिस्तान यूनाइटेड रहे, और वो कैसे पाकिस्तान यूनाइटेड रहेगा ये उसकी चिंता है। आज अगर आप देखें जो कुछ जहां भी पाकिस्तान में आंतरिक जो भी, चाहे सियासी संकट हो, चाहे आर्मी और सियासत के बीच में जो स्थिति हो, चाहे जो अन्य उनके राज्यों में जो जिस तरह से बलूचिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से पीओके में हो रहा है, उससे निपटे कैसे पाकिस्तान। जब वहां पे जो समस्या है, तो मुझे लगता है अंतरराष्ट्रीयकरण करने के पीछे भी पाकिस्तान की मंशा और मकसद सिर्फ इतना है, ज्यादा फोकस ये है कि पाकिस्तान में वो भावनात्मक एक जो एकता का जो है उसको पैदा करो। उसको पैदा करने के लिए आप एंटी इंडिया वन एंड एंटी प्रो कश्मीर की बात करो, और इंडिया पे लगातार आप हमला करो। और ये हमला सिर्फ सीज फायर वायलेशन से नहीं हो, बल्कि आप लगातार पाकिस्तान, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहो, ताकि पाकिस्तान में लोग इकट्ठा हो पाए। तो दे हैव अ डिजाइन टू यूनाइट पाकिस्तानी। ये उनकी एक मनसा है, सोच है। ये कितना कामयाब, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसके अंदर में, मुझे लगता है उससे लड़ने में पाकिस्तान नाकामयाब है, विफल है। और इसलिए ये बार बार जो उनके पास आता है कि न्यूक्लियर स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट है। अरे न्यूक्लियर स्टेट है तो कोई दुनिया के जितने भी न्यूक्लियर स्टेट है वो कहीं हंगामा, थोड़ा ही बढ़ा रहा है, ढोल नहीं पीटता है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। एवरी नाउ एंड देन मुशर्रफ साहब बोलेंगे तो कभी कोई बोलेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। आप, मुझे नहीं याद है कि मैंने किसी और राष्ट्र के जिसके पास न्यूक्लियर आर्म्स है या आर्सेनल्स है, उन्होंने कभी इस तरह का बयान दिया नहीं दिया। असली जो समस्या है उसके अस्तित्व संकट की समस्या है। बिल्कुल, उसके अस्तित्व पर संकट आ रहा है, उस संकट से बचने के लिए ये सब कर रहा है। वाजपेयी साहब, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे। दो बातें हैं, एक तो ये कि जो अभी दिलीप जी कह रहे थे, तमाम उन्होंने कारण बताए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो सेना ने जिस तरीके से मदद की, तमाम तस्वीरें लोगों के पास हैं। कुछ तस्वीरें जो हम देख रहे हैं बहुत जगहों पे, जो सोशल मीडिया उसके जरिए मुशर्रफ के इंटरव्यू की जो पाकिस्तान में उन्होंने दिया है, वो उसकी क्लिपिंग जो है कश्मीर में और बाकी जगहों पे दिखाई जा रही है। और उसमें उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हमें जब हम हिंदुस्तान का जवाब देते हैं तो हमें बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे कश्मीरी मुस्लिम वहाँ रहते हैं, तो हम ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। और हिंदुस्तान जब फायरिंग करता है तो उसके लिए तो जो सिविलियंस हैं उनको मारना बहुत आसान है। तो ये क्या जानबूझ करके इस तरह की स्ट्रेटजी ये कश्मीर में एक अपने जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरह के इंटरव्यू को न सिर्फ उन्होंने दिया बल्कि सोशल मीडिया के जरिए तमाम जगहों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये उनका बहुत सोचा समझा वक्तव्य है। अलगाववादी जो तत्व हैं जम्मू कश्मीर में, उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाना और वहीं पर हमारे भारतवर्ष को बदनाम करना कि हमारे यहाँ पर जो नागरिक हैं उनके ऊपर ये गोलाबारी कर रहे हैं, इस तरह की जो उनकी प्रक्रिया है ये बहुत ही निंदनीय है। और मुशर्रफ साहब का पहली बार नहीं, हमेशा से वो नकारते आए हैं सही चीज़ों को। और ये बड़ा सोचा समझा भाषण उनका है कि वहाँ पर जो अलगाववादी हैं हम उनके ऊपर नहीं कुछ करना चाहते हैं। तो तुम जितने हमारे गांव हैं जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं बॉर्डर पर, उनको आप क्यों टारगेट बना रहे हो? ये तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है।
अब अवधेश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? क्या कोशिश कर रहे हैं ये सेना के साथ मिलकर के कि माइनॉरिटीज के अंदर इस तरह की चीज़ों को उठाया जाए और ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश कि हमारी तरफ से तो हम इतने सचेत होते हैं कि माइनॉरिटीज़ पे कहीं कोई नुकसान ना हो, और हिंदुस्तान जब करता है तो चूंकि उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि मोदी जो हैं वो अगेंस्ट माइनॉरिटी हैं, अगेंस्ट पाकिस्तान है, ये जो बातें तमाम अपने इंटरव्यू में वो कह रहे हैं और इसको तमाम सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुशर्रफ गवर्नमेंट में नहीं है, क्या कोशिश, क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं? नहीं, मुशर्रफ का जो है, मुशर्रफ जब राष्ट्रपति थे तो बेहद लोकप्रिय राष्ट्रपति थे, और यही सोचने वाली बात है कि जो मुशर्रफ अपने कार्यकाल के अंतिम 4-5 वर्षों में भारत के साथ बेहतर से बेहतर संबंध हो, इसके लिए प्रयास करते थे, इसके लिए जाने जाते थे, वही थे जो भारत से बेहतर संबंध बनाने के लिए और वाजपेयी जी के साथ बाकायदा साइन किया था कि हम पाकिस्तान की भूमि को आतंकवाद के लिए उपयोग नहीं होने देंगे भारत के खिलाफ, जनवरी 2004 में। और वो क्रिकेट देखने आते थे, और जब वो हटे थे और उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि कुछ मुद्दों पर तो हम एकदम बिल्कुल समझौते के करीब पहुंच गए थे, जैसे सर क्रिक मामले पर, लेकिन वो चीजें खत्म हो गई। तो मुशर्रफ जैसा व्यक्ति जो कि एक समय भारत पाकिस्तान के बेहतर रिश्तों के लिए था, उसके लिए कदम भी उठाता था, रेल, बसें, कई चीजें मुशर्रफ के कार्यकाल में हुए सारे, वो अगर इस समय नहीं, कारगिल 1999 से 2002 तक का अलग मुशर्रफ था, 2002 के जून जुलाई के बाद से लेकर और 2008 तक का मुशर्रफ बिल्कुल अलग मुशर्रफ था, भारत के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। तो वो सारे आतंकवादी संगठनों पर बैन उसी ने लगाया, वहां के मदरसों पर रजिस्ट्रेशन हो, कहां से विद्यार्थी आते हैं, लाल मस्जिद पर हमला करना, सब उसी ने किया था। तो लेकिन बाद का जो मुशर्रफ था वो एक दूसरा मुशर्रफ था, उसी ने करवाया भी था। नहीं, उसी ने करवाया, केवल नहीं था, आतंकवादी को घुसाया भी उसी ने और हमला भी उसी ने कराया। मुशर्रफ वो कभी नहीं था। देखिए, मुशर्रफ एक ही था, मुशर्रफ मैं नहीं मानता हूँ, एक ही रहेगा, एक ही रहेगा, मैं इसको ऐसे नहीं मानता हूँ। उसको ना माने, आज मुशर्रफ जो है, मुशर्रफ इज नॉट, मैं जो कह रहा हूँ स्टेट का आर्मी मैं जो कह रहा हूँ ऐसा है, को चलाता था। देखिए ऐसा है, 2001 के पहले पाकिस्तान जो है भारत प्रेरित आतंकवाद का एक केंद्र था, स्टेट की पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी आज भी है। सुनिए ना, टेरर को निर्यात करना, ऐसा नहीं है कि पॉलिसी कभी खत्म नहीं हुआ है, वो पॉलिसी स्टेट पॉलिसी है, वो जो स्टेट पॉलिसी है, उसको रामाधार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उसमें दबाव युद्ध विराम समझौता जब तक मुशर्रफ रहे संपूर्ण रूप से लागू रहा था। मुशर्रफ के समय युद्ध विराम समझौता हो नहीं सकता, टूटा ही नहीं था, वो एक स्टेट पॉलिसी है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप इसको मैं ये कह रहा हूँ कि उसके जैसा व्यक्ति को भी अगर आज कश्मीर के बारे में ये कहना पड़ता है कि भैया वो तो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं कि वो उकसाने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो अगर कह रहा है कि मैं बोलता हूँ, एक सेकंड मुशर्रफ के सद्भाव पर अभी डिस्कस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान किस हालत में है कि वहाँ हर नेता के मुंह से इस समय कश्मीर की आग निकल रही है, उस कारण को समझना है, और इस पर बहुत विवेचना हो चुकी है कि वो अस्थिर है। तो अगर कश्मीर को ही सब नेता समझ रहे हैं एक सेकंड के हमको बचाए रखना है, तो ये हमारे लिए इसलिए चिंताजनक है कि इस प्रकार से वार मॉन्गरिंग की दिशा में सोचने वाला स्टेट कभी भी कोई गलत विनाशकारी कदम उठा सकता है। इसलिए हमको उसकी तैयारी और उसका प्रत्युत्तर देने के लिए उसी अनुरूप हम चाहे न चाहे हमको बिल्कुल सशक्त होना पड़ेगा। मुशर्रफ यूरोप से वापिस आने के बाद पाकिस्तान में बिल्कुल इरेलीवेंट हो चुका है, इसीलिए वो स्टेटमेंट इस तरह के दे रहा है ताकि उसकी चर्चा हो। मुशर्रफ के बयान का स्तर इतना छोटा है कि उस पर कोई कमेंट भी नहीं किया। चलिए फिलहाल घटना चक्र में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इस मसले का हल फिलहाल अभी निकलता दिखाई नहीं दे रहा है तमाम पैनलिस्ट की बात की, लेकिन ये है कि भारत को प्रोएक्टिव जो है भारत को कदम उठाना चाहिए। छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे कांग्रेस की। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं और अब बात करेंगे दूसरे एजेंडे की। दूसरा एजेंडा ये है
कि जो संकेत दिए हैं यहाँ पर पी चिदम्बरम साहब ने कि भविष्य में कोई नेता गांधी फैमिली के बिना भी कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है, ये संभावनाएं हैं क्या? क्योंकि तमाम तरीके के विरोध के सुर उठ रहे हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ आरसी वाजपेयी साहब हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे, रामाधार शर्मा जी नेता कांग्रेस हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, उपेंद्र प्रसाद जी वरिष्ठ पत्रकार, दिलीप के सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप एडिटर जैन टीवी और वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले अवधेश जी आपके साथ शुरुआत करेंगे। ये इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? ये जो बातें अब दोबारा लंबे समय से चर्चा चल रही, लोकसभा चुनाव, उसके पहले विधानसभा चुनाव, जैसे जैसे सरकार कांग्रेस पार्टी की हार हो रही है, तब तब कांग्रेस के अंदर प्रियंका लाओ या फिर कोई बाहर से लाओ, ये तमाम जो बातें चल रही हैं, भविष्य आपको क्या लग रहा है? ये भविष्य तो हम लोग यहाँ भविष्य वक्ता नहीं बैठे हैं। किसी पार्टी का, एक ऐसी पार्टी जिसका इतना गहरा जड़ रहा हो भारत में, आज भी जिसका खत्म होने के बाद भी 17-18% वोट पूरे भारत में मिल गया है, तो उसको उसके भविष्य के बारे में। लेकिन हाँ, इस समय जो समय की धारा है राजनीति की, उसको कांग्रेस समझने में, पहचानने में बिल्कुल फेल हो चुकी है। जो उसको नीति, नेतृत्व और रणनीति के स्तर पर जो एक संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता थी, विचारों के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, और फिर इस समय से जूझते हुए समय के अनुकूल बदलाव की, वो कल्पना कांग्रेस के अंदर नहीं हो रही। और उसका कारण है एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का उसका लीडरशिप पूरा रहना, जिसको अंग्रेजी गैर गांधी अध्यक्ष आपको लग रहा बनेगा। तो अभी जो चिदम्बरम का बयान है, देखिए जगह जगह कांग्रेस के या तो प्रकट विद्रोह हो रहे हैं, कुछ लोगों को निकाला जा रहा है, कहीं घुटित विद्रोह है। लेकिन ये बात साफ है कि अब धीरे धीरे राहुल गांधी और उस परिवार को लेकर के भी एक असंतोष देश में कार्यकर्ताओं में आया है कि भाई यहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो अब कुछ लोगों ने उसी में चाह करके, और प्रियंका गांधी लाओ जो उस परिवार के भक्त हैं वो करते हैं। तो इस समय जो इनका चिदम्बरम का वक्तव्य है, उसको मैं ऐसे मानता हूं कि तात्कालिक रूप से जो कुछ भी विद्रोह हो रहा है उसको शमन करने का और एक वातावरण अभी बनाने का, खासकर उस परिवार के पक्ष में एक सहानुभूति पैदा करने का, ताकि आगे अगर कोई इस प्रकार की बैठक होती है, कोई नाम उभरता है, तो फिर कहा जाए, फिर 10 लोग खड़े होकर के कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमारे नेतृत्व का फेल्योर नहीं है, हम संगठन बेहतर करेंगे और नेतृत्व तो इन्हीं के हाथों में रहेगा। तो संभावना नहीं है। तो केवल ये इतना ही है इस समय। बाकी कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के रहते कोई दूसरा अध्यक्ष हो जाएगा, ये मेरे लिए तो गले से उतारना कठिन है। उपाध्यक्ष राहुल गांधी को इसलिए बनाया गया, कोई कार्यकारी अध्यक्ष भी अगर बनाया जाएगा तो वो भी वही करेगा जो वहां से सोनिया गांधी, जब तक वो है, राहुल गांधी जैसा चाहेंगे वही होगा। चलिए रामाधार जी आपसे एक पूरा सवाल सुन लीजिए। अभी तक का इतिहास देखें, वर्चस्व गांधी फैमिली का रहा है। जो लोग बाहर, जो लोग बने भी हैं, उनकी दुर्गति किस तरीके से हुई है ये सभी जानते हैं। हमारे सामने तमाम उदाहरण है, सीताराम के समेत जो है तमाम तरह के उदाहरण है। क्या आपको लग रहा है भविष्य में कभी कांग्रेस गांधी फैमिली से आजाद हो पाएगी? देखिए, अभी वर्तमान कांग्रेस अध्यक्षा चयनित अध्यक्ष है, इनका बाजाबता चुनाव हुआ है। कांग्रेस का थोड़ा सा 2-4 शब्दों में मैं बता दूंगा आपको क्या। जैसे क्रियाशील सदस्य बेसिक लेवल पे हमारा मेंबर होता है, 15 से 20 क्रियाशील सदस्य मिलके एक एआईसीसी का सदस्य चुनते हैं। ये बजाबते इलेक्टेड प्रक्रिया है और सारे एआईसीसी के सदस्य मिलके फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं। और इस प्रक्रिया का पालन, ये कांग्रेस पार्टी के संविधान के बारे में नहीं सवाल है, ये प्रक्रिया क्या गांधी परिवार के बाहर आप अध्यक्ष को कभी देखते हैं? जब राहुल सोनिया है यहाँ पे, अगर एआईसीसी के चयनित सदस्य किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में अपना मत करेंगे तो वो इस परिवार के बाहर के भी व्यक्ति अध्यक्ष हो सकता है। क्या संभावना है क्या? अगर कोई ऐसा योग्य व्यक्ति अपने आप को सोनिया जी से ज्यादा डेडिकेटेड, इनसे ज्यादा योग्य अगर व्यक्ति चुनाव में आता है तो रामाधार जी, ऐसा कोई योग्य व्यक्ति सोनिया और राहुल से ज्यादा योग्य आपको कोई नजर आ रहा है? तो ये कांग्रेस के सदस्य लोग ही इस मैं आप भी कांग्रेस के सदस्य हैं। एक छोटा सा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए, क्या सोनिया, राहुल, प्रियंका के बाहर कोई आपको योग्य व्यक्ति दिखता है या नहीं? प्रियंका जी हमारे दल की, प्रियंका जी दल की सदस्य नहीं है। मैं एक रॉबर्ट वाड्रा भी सदस्य नहीं है कांग्रेस के। चलिए, सोनिया और राहुल के बाहर अध्यक्ष बिल्कुल हर 3 वर्ष पे चुनाव होता है, हर 3 वर्ष पे चुनाव होता है। सवाल सीधा, आप मुझे प्रक्रिया और समय बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको एक कांग्रेस के सदस्य के नाते आपको इन सोनिया और राहुल के अलावा
आपको कोई अध्यक्ष के लायक कोई उम्मीदवार दिख रहा है? ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। अगर चिदम्बरम को लगता है, मिस्टर पी चिदम्बरम को लगता है कि वो अध्यक्ष के रूप में बेहतर कार्य कर सकते हैं और पूरे देश के एआईसीसी सदस्यों का बहुमत उनका समर्थन अगर करता है, तो हो सकता है चिदम्बरम अध्यक्ष बन जाए। लेकिन अगर समर्थन नहीं, जिनका समर्थन करेगा वही अध्यक्ष रहेंगी। आज हमारी चयनित अध्यक्ष आप चिदम्बरम साहब के पक्ष में हैं? नहीं है। ये तो आप सोनिया गांधी के पक्ष में हैं। जो मत होता है हमारे देश में, जो मताधिकार का प्रयोग होता है, वो गुप्त बैलेट से होता है। और मैं अपना जो अधिकार है उसके बारे में सार्वजनिक रूप से बताएंगे इसका सियासी मायने मैं किनको मत करूंगा। एक छोटा सवाल, बहुत छोटा, राजीव गांधी के समय से तो हम लोग देख रहे हैं। एक संक्षेप में, रामाधार जी बहुत संक्षेप में, तमाम जगहों पे जब चुनाव होते हैं, जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है विधानसभा चुनाव में, या अगर वो अपेक्षित नतीजा नहीं रहता है तो उसको हटा दिया जाता है। बिल्कुल कार्रवाई होती है। अब लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी हार, बाकी राज्यों में जो इतनी हार हो रही है, उसकी जिम्मेदारी सब लोग ले रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्यों नहीं कोई दूसरा चेहरा ला रहा है? बीच में अविश्वास प्रस्ताव आए और अभी हमारा चुनाव ड्यू है, हमारा चुनाव ड्यू है, चुनाव होगा। रमाधार जी के बात को आप समझिए, वो कह रहे हैं कि देखिए सोनिया और राहुल के अलावा हमारा कोई नेता नहीं है, चिदम्बरम साहब चुने नहीं जा सकते, सब कह रहे हैं। आप समझिए। अब सीताराम केसरी हमारे बिहार के अध्यक्ष बने थे, वो सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। शरद पवार जी, राजेश पायलट, ये दोनों लोग पराजित हुए थे वहां, तब सीताराम केसरी दोबारा निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। उनको हटाया कैसे गया ये सबको पता होगा, आपको पता होगा रमाधार जी। तरीका से हटाया। ये तो मना करते रहे कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, फिर भी कुछ लोगों ने कहा नहीं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। भैया उस दिन हम लोग कांग्रेस कार्यालय पर ही थे, जो दुर्गति हुई थी वो हमारे आंखों के सामने में भूल नहीं पाता। उनको हटाने के पहले क्या 13 मार्च 1998 का वो दिन था जो हम लोग जीवन में नहीं भूल सकते हैं। किसी पार्टी में वैसा नहीं हुआ, उतना घृणित काम। अभी बीजेपी में आप आडवाणी जी का उदाहरण देते हैं। आडवाणी को मारपीट नहीं हुई है, उनको आगे धोती नहीं खींचा गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस दिन। अवधेश जी नहीं अध्यक्ष हमारे थे, उनका नेम प्लेट नहीं हटाया गया, और जिस ढंग से वहां हुआ वो तो मेरे ख्याल से भारत की राजनीति में कभी नहीं हुआ। उसके बाद भी केसरी जी कहते रहे कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन ये जो अर्जुन सिंह हो गए, अपने मनमोहन सिंह हो गए, लोगों ने बोला कहीं इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल ये है, लगता है कार्य समिति की बैठक कांग्रेस बंद कमरे में गांधी परिवार के बाहर अध्यक्ष हो सकता है। देखिए कांग्रेस में ये बयान, चिदम्बरम के बयान को कैसे देखा जाए? देखिए कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी या राहुल गांधी संगठन पर अपना कब्जा कभी भी अपने मन से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जैसे नरसिंह राव ने सीताराम केसरी को अध्यक्ष बना दिया, तो कैसे नरसिंह राव की ऐसी तैसी कर दी सीताराम केसरी ने, तो उनको ये डर बना रहेगा। या पहले जब नरसिंह राव अध्यक्ष और प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने सोनिया गांधी और राजीव परिवार को किस तरह से साइडलाइन कर दिया। तो एक बार सोनिया गांधी ये देख चुकी है कि संगठन पर कब्जा नहीं रहने का क्या हश्र होता है। फिर उन्होंने ये भी देखा है कि नरसिंह राव के साथ क्या हश्र हुआ है, तो ये डर इनको भी रहेगा, क्योंकि इनके खिलाफ देखिए मुकदमे वगैरह भी चल रहे हैं, हो सकता है कुछ और मुकदमा चले। इन मुकदमों से सेफ्टी इनको तभी मिलेगी जबकि ये कांग्रेस संगठन पर काबिज रहेंगे। अगर कांग्रेस संगठन दिलीप जी आपको लग रहा है नए मुकदमे होंगे और कोई संभव है? मैं तो अवधेश जी और पुष्पेंद्र समझना चाहता हूँ दूसरी बात है इसके पीछे मकसद क्या है। चिदम्बरम का मैं बतलाता हूँ जी। चिदम्बरम है जो उनकी अपनी भी महत्वाकांक्षाएं रही है। वो पहले भी एक बार बोल चुके थे कि चूंकि मैं साउथ का आदमी हूँ इसलिए मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मैं हिंदी नहीं आती है इसलिए मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं तो चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए मुझको हिंदी नहीं आती, अगर मुझको हिंदी आती तो मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ता बनारस से। तो एक ये तो उनकी रही है, उनको लगता है कि कांग्रेस के अंदर हम अभी सबसे बड़े पर्सनालिटी हैं, क्योंकि सही बात भी है। इस बयान को कैसे देखा जाए? ये जो बयान दिया है ये बयान है जो कि सोनिया गांधी या सोनिया परिवार से जो चिढ़ है या कांग्रेस के प्रति जो उनका प्रेम है। देखिए कांग्रेस के साथ जो आदमी जुड़ा रहा है दशकों से, तो कांग्रेस के पतन को देखकर दुख तो होगा ही। तो जो उनका जो दुख है कांग्रेस के पतन को देख करके, ये दुख है या रणनीतिक बयान है उनका? हमें नहीं लगता कोई रणनीतिक बयान नहीं है, क्योंकि जितने भी इस तरह के तत्व हैं जो पता तो चले कौन कौन है, कम से कम आगे आए या इस तरह के कुछ लोग आए, हमें नहीं लगता रणनीतिक बयान है। उसको निपटाने के लिए फिर ये उनका दुख है, उस दुख
में ही वो बोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये सियासी रणनीति है। देखिए इतना कमजोर तो नहीं है आदमी कि अपना दुख इस रूप में प्रकट कर दे कि भाई गांधी परिवार के बाहर भी कोई अध्यक्ष हो सकता है। ये बयान बोलने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा किसी को, और बगैर 10 जनपद के सहमति के इस प्रकार का बयान अभी भी कांग्रेस में बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। करेगा तो उसकी वही दुर्दशा होगी जो कि सीताराम केसरी की हुई। देखिए उनके पास में उनके पीड़ा वाजपेयी साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, समय समाप्त हो रहा है। वाजपेयी साहब एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहे जी। देखिए ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, कौन अध्यक्ष हो कौन अध्यक्ष न हो, या वो भाजपा में जाना चाह रहे होंगे तो अलग बात है। जी 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 जी। पर एक बात निश्चित है, जिस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी में जो सुर उभर रहे हैं आज, एक तरह से एक बेचैनी के इतनी हार के पश्चात, और ये नेतृत्व पर जो प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं कई लोगों ने उठाए हैं, चिदंबरम नहीं है, क्योंकि चिदंबरम एक बड़े नेता हैं तो उनका ज्यादा उजागर कर दिया गया है, बाकी तमाम लोगों ने और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जहां तक प्रश्न समय समाप्त हो रहा है। हाँ, तो ये जरूरी है कि अब उस पर विचार किया जाए, क्यों इस तरह के स्वर उठ रहे हैं, क्यों इस तरह के स्वर उठ रहे हैं। दिलीप जी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मैं अवधेश जी के उस बात से सहमत हूं कि ये बयान जो है ये किसी विरोध का नहीं, कांग्रेस में उभरता विरोध का नहीं है मुझे लगता है। हाँ, कांग्रेस में लगातार इस बात को लेके अंदर में जो तूफान है, उस तूफान को रास्ते पे लाने की कोशिश हो सकती है, सियासत हो सकती है। मुझे भी यही लगता है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस, जब तक इस वक्त की जो कांग्रेस है उसमें गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष हो सकता है। उपेंद्र जी भी कह रहे हैं, वो जानते हैं सोनिया नहीं बनने और कहीं ना कहीं संकेत में रामाधार जी भी कह रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया वाजपेयी साहब आपका, रामाधार जी आपका, अवधेश जी आपका, उपेंद्र जी आपका, दिलीप जी आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका मानना फिलहाल यही है कि इस तरह की किसी संभावना पे अभी फिलहाल संभव नहीं लगती है ऐसी स्थिति कि सोनिया राहुल के रहते कोई बिना गांधी फैमिली का अध्यक्ष बन सकता है। इसका घटनाचक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। कल फिर जुड़ेंगे इसी समय एक नए मुद्दे के साथ।